अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया साजिद तारड़ साहब ने। आप सब सर को जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। और बड़ा हंगामा रहा। इमरान खान साहब ने एक बड़ी रैली की है, यहाँ पे जलसा किया इस्लामाबाद में और एक कागज दिखाया है कि जी मुझे धमकियां आ रही हैं। और कहा था सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज तो खैर किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन साथ साथ ये जरूर हो रहा है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर उन्होंने जो है वो बदल दिए हैं। और साथ साथ उनके कई लोग जो हैं वो अपोजिशन में चले गए, और कई लोग जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हम अभी तक गवर्नमेंट के साथ हैं। क्या होता हुआ देख रहे हैं आप सब चीजों को? सबसे पहले तो आपके देखने वालों को दंडवत प्रणाम और दूसरा एक सत श्री अकाल और प्यार भरा भरा सलाम। इसमें जो आरजू मेरी ऑब्जर्वेशन पिछले कुछ दिनों से खान साहब की तकरीर से लेकर आज तक, एक तो खान साहब ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि खान साहब फैसिनेटेड बाय जुल्फकार अली भुट्टो और जुल्फकार अली भुट्टो बनने की कोशिश भी कर रहे हैं वो मुसलसल। हालांकि इनको ये अंदाजा नहीं है कि 21st सेंचुरी है और आपने ये जो जलसा है ये सियासी नहीं था, आपने मजहबी जलसा किया। आपने एक तो इसका नाम अमर बिन मारूफ रखा और उसके बाद आपने ऐसे ऐसे बनवाए पोस्टर कि ये सियासी जलसा नहीं था, मैं इसको कहूंगा ये मजहबी जलसा था। आपने लोगों को मजहब के नाम पर ब्लैकमेल करके इकट्ठा किया। दूसरा उसमें भुट्टो की इस वजह से कि इसी तरह भुट्टो साहब ने आज से 40 साल पहले रावलपिंडी में एक जगह खड़े होकर उन्होंने भी जेब से एक लिफाफा निकाल के लहराया था। तो सबसे पहले तो मेरा इतराज ये है कि 21st सेंचुरीज में सुपर पावर्स जो है वो लिफाफों के जरिए वो लेटर्स में लिख के धमकियां नहीं देते, वो उस पर एक्ट करते हैं उस पर। और एक्ट उन्होंने किया था। $55 मिलियन का टीका आप अभी रूस से वापस नहीं पहुंचे थे तो लग गया था। और उसमें देखें आज के दौर में मेरा ख्याल है सैंक्शंस में भी रिटर्न नहीं भेजते होंगे, तो शायद आपने तो खैर कौम को बेवकूफ बनाना था, बना दिया। दो तीन एजेंसियों की तरफ से रिपोर्ट यही है कि 60-70 हजार लोग थे और 20-25 हजार रस्तों में बैठे रहे हैं। इससे ज्यादा लोग नहीं थे। और इसमें आरजू मैं आज ये बताऊं कि ये सरकारी हुकूमती जलसे जो होते हैं इन पे बिल्कुल मेरी नजर में इनका कोई स्टैंडिंग नहीं होती। दो वजूहात, एक तो लाहौर से ये खबरें आई कि 7-7 हजार रुपया लेके लोगों को बसों में बिठाया गया। एक बस का खर्चा 5 लाख रुपया था। इस वक्त ये भी एक क्वेश्चन है कि ये पैसा कहां से आ रहा है। फिर हुकूमती मशीनरी इस तरीके से चली है कि इन्होंने एक ट्रेन चलाई पहले, फिर उसके बाद ये कि जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब, उन्होंने रावलपिंडी से रैली की क्यादत खुद फरमाई। तो इससे बिल्कुल क्लियर नजर आता है कि इसमें हुकूमती पैसा और हुकूमती असर रसूख और पूरी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ है, जो कि इंतहाई क्वेश्चनेबल है। फिर इन्होंने उस जलसे में कई ऐसी चीजें कही कि वो मेरा मकसद नजर आ रहा था कि खान साहब बिल्कुल उसी पॉलिसी पे काम करेंगे जो वो शुरू से कर रहे हैं कि अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। तो वो पाकिस्तान की कुर्बानी देने तक भी दरेग नहीं करेंगे। अब मैं ये एक जो दूसरा, एक तो मैंने आपको बताना ये पहले पोर्शन में चाहता था कि इमरान खान साहब भूतों से फैसिनेट है और वो समझते हैं कि जिस तरीके से उनको विक्टिमाइज किया गया शायद ये भी एक फिक्शन, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, लोग अब इतने बेवकूफ नहीं है। मैं अगले पोर्शन में ये बताना चाहूंगा, मेरे 10 पॉइंट लिखे हैं कि क्यों सुपर पावर्स जो हैं या अमेरिका आपको क्यों हटाना चाहेगा, क्यों हटाना चाहेगा। मैं 10 पॉइंट आपके सामने आपके देखने वालों को रखूंगा, वो खुद उस पर डिसाइड करें। देखिए, आपने अभी तक नंबर 1 आपने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो अमेरिका को या किसी भी सुपर पावर को वो तंग करे या उनसे डिसएग्रीमेंट हो। आपने मेरा और दूसरा, अगर अमेरिका का इस एरिया में इंटरेस्ट होता इतना तो अफगानिस्तान से क्यों जाते वो अपना इस एरिया से हो चुके हैं और वो उन्हें यकीन हो चुका है कि इस रीजन में उन्हें सिर्फ एक ही कंट्री बेहतर सर्व कर सकता है और उसी पे रिलाय कर रहे हैं, वो भारत है। इसी वजह से वो अफगानिस्तान से चले गए, तो वो आपके पीछे क्यों जाएंगे वो। दूसरा उसमें ये बात थी कि आपकी फजाई हदूद को वो खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने डेफिनेटली नॉट कहा और उसके बाद हमारे फैज हमीद साहब ने भी कहा कि उन्होंने अड्डे नहीं मांगे थे, और उसके बाद ये कि आपके एनएसए साहब ने भी फरमाया था कि उन्होंने अड्डे नहीं मांगे थे। आप वो कहते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अगर कोई बुलाए ना बुलाए, लेकिन आप ऐसे ही डेफिनेटली कह रहे हैं, डेफिनेटली नॉट। और दूसरा पॉइंट ये कहूंगा कि आपने सी पैक को बंद कर दिया जो कि अमेरिका की ख्वाहिश थी।
हम्म, चाइना ने एतराज भी किया था कि आप आईएमएफ के सामने हमारे मंसूबे ना रखें, लेकिन आपने अपने सीपैक की एक एक चीज उनके साथ डिस्कस की। नंबर तीसरा पॉइंट है कि कॉल कराने के लिए आप मिन्नतें तरले करते रहे। आपने सिर्फ मोईद यूसुफ साहब को अमेरिका से बुला के एनएसए इसीलिए रखा था कि शायद अमेरिका के आपके साथ रिलेशनशिप बेहतर हो सके, लेकिन वो आपको खास नहीं डाल रहे। चौथा पॉइंट ये है कि आज तक किसी गवर्नमेंट ने अमेरिका को इतना सर्व नहीं किया। आपने आईएमएफ के लिए कानून साजी तक की कर ली, तो वो क्यों आपको निकालना चाहेगा? आप तो बहुत सूट करते हैं। अब पांचवा पॉइंट उसमें ये था कि चाइना भी नाराज आपसे बैठा है कि अगर मेरा मकसद हो, आपने $26 बिलियन उनका लूट लिया है और वो अभी बंद पड़ा है। छठे नंबर पर रशिया आप गए ऐसे क्रिटिकल टाइम पे और वहां से गंदम ले आए जाके खैरात में वहां से। सातवां पॉइंट ये है कि आपकी ओआईसी, आप बार बार उसके नारे लगाते हैं कि यहाँ पे एक क्रिकेट टीम नहीं आती थी, ओआईसी आ गई, तो ओआईसी का बयानिया को उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से या आपका कोई इंटरेस्ट या कश्मीर के हवाले से कोई उन्होंने बयानिया दिया हो? ना जीरो। एक भी डॉलर आपको खैरात में उन्होंने नहीं डाला अफगानिस्तान के लिए। आपने खुद फरमाया है कि वो एक नाकाम तरीन ऑर्गेनाइजेशन है। आपने यहाँ बुलाकर एक गरीब कौम जहां पे इस वक्त 2 वक्त का खाना लग्जरी है, उनकी इस गुर्बत में आपने उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाया। उसके बाद अगला पॉइंट, 9वां पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त आपके फाइनेंशियल हालात इतने खराब हैं कि चाइना की किस्तें आप नहीं दे पा रहे लोन्स की, आप उनको कह रहे हैं कि रीएडजस्टमेंट की जाए। उसकी और 10वां पॉइंट ये है कि आपने इमरान खान साहब ने खुद अपनी स्पीचेस में ये फरमाया है कि हमारे मुआशी हालात हमारी सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं। जो एक कौम बेचार, कमजोर, लाचार हो, आपका क्या ख्याल है उस पर सुपर पावर्स इतना टाइम जाया करेगी आपके रजीम चेंज करने के लिए? ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है। क्या आप समझते हैं कि आप किसी के लिए थ्रेट हैं? आप सिर्फ थ्रेट हैं, अपने पाकिस्तान के लिए थ्रेट है और किसी के लिए कोई थ्रेट नहीं। दिस इज माय। सर, इनका कहना था कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, मैं किसी से दबूंगा नहीं, और जैसे उन्होंने अमेरिका और सबको कह दिया था, यूरोपियन कंट्रीज को भी कह दिया था कि जी एब्सोल्युटली नॉट और क्या क्या, लेकिन वो चौधरी परवेज लाई के सामने जो है झुक गए। एनआरओ तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी दिया। असद उमर साहब ने कहा था कि कैबिनेट में इनकी मर्जी से बाहर गए। इन्होंने पीपल्स पार्टी को एनआरओ दिया क्योंकि वो सिंध में बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वो अपना वहां पे रूल कर रहे हैं। एनआरओ की स्टैंप तो उन्होंने जेब में रखी हुई है। इन्होंने जुल्फी बुखारी को एनआरओ दिया, इन्होंने रिंग रोड पे हर किसको एनआरओ नहीं दिया, सिर्फ ये एक तकरीर करने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। वरना दो चीजें, खान साहब की राइट जो इनकी पतलून की राइट साइड जो कमीज की उसमें एनआरओ है और लेफ्ट साइड के अंदर आर्डिनेंस है। सदारती आरफ अलवी साहब से इन्होंने खाली पेपरों पे साइन करा के रखे हैं, वहां स्टैंप लगाते हैं, आर्डिनेंस निकाल देते हैं। ये गवर्नेंस है इनकी। वरना ये एनआरओ, ये लोगों के लिए ड्रामा। लेकिन आरजू, जो मेरा इस वक्त सबसे ज्यादा मेरे लिए तशवीशनाक चीज ये है कि ये जो मजहबी जलसा किया खान साहब ने, मजहब के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया, ये मुझे ये बताएं, ये दुनिया में सिग्नल क्या जा रहा है इस दौर में जब सऊदी अरेबिया खुल रहा है, लोग ट्रेड की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। आपकी डायरेक्शन है अफगानिस्तान, सोमालिया, ये आपका आइडियल। मेरा मकसद है कि आज तालिबान के हालात देखें आप, कि उन्होंने पहले बच्चियों को स्कूल जाने के लिए मना कर दिया, फिर उनके हवाई सफर के लिए उन्होंने कहा कि खातून जो है हवाई सफर कहीं भी नहीं जा सकती मर्द के बगैर। आज की नई खबर उनकी ये, वो कहते हैं जितने सरकारी मुलाजम है उनको दाढ़ी रखना लाजमी है उनके लिए। तो आप में और उनमें क्या फर्क रह गया जब आपने मजहबी तौर पे लोग इकट्ठे कर लिए? अब मैं फर्क बताता हूँ क्या है। आप दुनिया की वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर है, तो जब आप इतने लोगों को इकट्ठा करेंगे अमर बिन मारूफ के नाम पर, तो दुनिया में क्या सिग्नल जाएगा कि वो एटम बम के लोगों के हाथ में है। तो आप जनूनियों के हाथ में, जनूनियों के हाथ में आ गया। आप असल में जो आज फसल बो रहे हैं, इसकी कटाई का अल्लाह ताला ना ही मौका दे। वरना ज़ियाउल हक साहब ने 2 काम किए थे कि उन्होंने मजहब के नाम पर मुजाहिदीन को तैयार किया था और क्लाशिनकोव और हीरोइन हर घर तक पहुंची थी, धमाका हर गली में हुआ था। हमने उसकी प्राइसेस पे की हैं। अब फिर उसी तरीके से मजहबी चीजों को हवा दी जा रही है, हक और रंग पेश किया जा रहा है हक और बातिल का। नऊज़ुबिल्लाह। मैं समझता हूं कि एक वाहिद चीज ऐसी होती है मजहब, जिसके ऊपर लोगों का एतमाद होता है, एतबार होता है, सुकून होता है। आप ये उसको भी उस स्टेज पे लेके जाना चाहते हैं कि लोग मजहब से भी मुतनफ्फर हो जाए। देखें आज क्या हुआ है। देखें, इन्हें पहले ये कहते रहे हैं
कि लोग बेजमीर हैं, लोटे लोटे हैं, ये पैसे भी लेते हैं तो ये टिकटें भी ले रहे हैं। तो आपने क्या किया परवेज लाई के साथ? आपने एम 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 जो MQM है उनको वो जो शिपिंग की मिनिस्ट्री दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप भी वही काम कर रहे हैं। इस वक्त आरजू जो अस्तबल बन चुका है इस्लामाबाद, जिस तरीके से जानवरों की बोलियां वहां पे लग रही हैं, ये सारी दुनिया देख रही है। जरा गौर से सोचें कि वो क्या इमेज ले रहे हैं आपसे, वो क्या लेकिन सर परवेज इलाही साहब को तो ये सबसे बड़ा डाकू कहा करते थे पंजाब का। लेकिन इस सब में जो है वो परवेज इलाही साहब को क्या फायदा हुआ कि वो बुजदार साहब को हटाकर और वो खुद आ गए एज चीफ मिनिस्टर? क्या मिलेगा उनको? देखें, लूट मार है और कुछ भी क्या। देखें, मेरा 74 साल का तजिया जब मैं निकालता हूं तो उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज निकलती है, अना और लूट मार। खान साहब भी अना की वजह से और लूट मार की वजह से मेरा मकसद नहीं छोड़ रहे। वो कहते हैं अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। ये कोई नारा अच्छी बात तो नहीं है। लोग बुर्दबारी का मुजाहरा करते हैं। जिस दिन आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा हुआ था, आपको उसी दिन शाम को घर चले जाना था, चाहिए था। और अभी भी डिले किए जा रहे हैं उसको डिफरेंट टैक्टिक्स के साथ। स्पीकर असेंबली की देखें किस तरीके से वो जो पोजीशन होती है वो तो नॉन पॉलिटिकल होती है, और किस तरीके से वो साइड लेके डिले कर रहे हैं मुसलसल मुख्तलिफ हरबों से। तो ये इसको जमहूरियत कहा जाता है, इसको सियासत कहा जाता है। ये तो ज्यादती लेकिन सर कितना कर पाएंगे? सर कितना डिले कर पाएंगे? वोटिंग तो इनको करानी पड़ेगी, उससे तो ये नहीं बच सकेंगे। लेकिन कहा यही जा रहा है यहाँ पे कि उसके बाद इमरान खान सबको जाना ही होगा, चाहे वो पंजाब में किसी को चीफ मिनिस्टर लगा दें, चाहे वो MQM को मिनिस्ट्री दे दें, बच नहीं पाएंगे। आरज़ू, मेरा मेरा इस पे एक और डिफरेंट थोड़ा पॉइंट है। इमरान खान साहब भले घर जाएं या ना जाएं, इस वक्त तक अभी तक कंट्री इज लीडरलेस, कंट्री इज डायरेक्शनलेस, कंट्री इज नेशनलिज्म लेस। और कभी भी कौमें जो है कौमियत के बगैर सरवाइव नहीं कर पाती। आपने पता नहीं 74 साल किस तरह गुजार लिए। आपने देखे बांग्लादेश के साथ क्या किया। जंग तो आपकी 1973 में हुई है। अगर हिस्ट्री की किताबें देखें तो आप 60s से तैयारी कर रहे थे बांग्लादेश को अलग करने की। आप मुसलसल उनको जो है वो हक महरूमियत उनको दे रहे थे। आप उनको बार बार स्नब कर रहे थे। बार बार उनको कहा जाता था उधर तुम, इधर हम। उनको जिस तरीके से उनके साथ किया, मेरे 1947 से लेकर मेरे साथ डिबेट करे कोई, अगर कोई मुहब्बे वतन समझता है अपने आप को, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। तो 74 साल आपके अंदर नेशनलिज्म नहीं जाग सका, तो आज किस तरह जागेगा? और आप कहां जा रहे हैं? मैं तो ये परेशान हूं इसी वजह से कि आरजू इस वक्त महंगाई की वजह से पाकिस्तान में 2 वक्त का खाना लग्जरी हो चुका है। और इन सर्कमस्टांसेस में ये मजाक इस्लामाबाद में क्या कर रहे हैं? मजाक क्या करते हैं? गुर्बत का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? ये क्यों नहीं गरीब के बच्चे के लिए सोच रहे कि वो कहां जाएगा? एक तब्दीली का नारा लगा के आपने धोखा दे के किस खूबसूरती के साथ नए पाकिस्तान का नारा मदीना की रियासत में तब्दील कर लिया गया है। जरा देखिए, ये नया पाकिस्तान बनाने आए थे, तब्दीली का नारा था। अब इस वक्त उनको सबको इनको मदीना की रियासत और हजरत उमर की मिसालें, लेकिन अपने टेबल के ऊपर नहीं है, इस्लामाबाद से बाहर है। रियासत मदीना और हजरत उमर की मिसालें इस्लामाबाद की हदूद से बाहर है। वरना मैं चैलेंज करता हूं, मैं अभी 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान से आया हूं। आरजू, आपको भी मैं कहूंगा किसी दिन रावल इस्लामाबाद से निकले, जरा रवात तक जाए। अफगानिस्तान की सड़कें आपसे बेहतर है। सर ये इस्लामाबाद में सर जताना क्या चाह रहे थे लोगों को बुला के इन्होंने? आखिर ये जो पॉलिटिकल रैली की है, ये करने का क्या मकसद हो सकता है? कहा था 10 लाख लोग जमा करेंगे, खैर चले 20-25 हजार आ गए, मगर दिखाना क्या चाह रहे थे? ये एस्टेब्लिशमेंट को बताना चाहते थे कि देखो मैं अभी भी पॉपुलर हूं, और अगर मुझे निकाला गया तो देखो कितना बड़ा बायस तकलीफ बन जाएगा, मैं कितना खतरनाक हूं। ये 2 चीजें बताना चाहते थे, अपनी पॉपुलैरिटी, और दूसरा थ्रेट देना चाहते थे कि अगर मुझे निकाला तो मैं कितना ज्यादा खतरनाक हूं। ये दो चीजों के अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन जो लोग पॉलिटिकल साइंस, जो सियासत को पढ़ते हैं, उनके मुताबिक ये जितने लोग आए थे इसमें से सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जो आपकी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। दूसरे लोगों को आपके MPA, MNAs, आपके डिप्टी कमिश्नर, आपके तहसीलदार और पटवारी जबरदस्ती बसों में उठा के लाते हैं। सारी दुनिया को पता है, जो भी हुकूमत में जलसा करता है हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करता है। भुट्टो दौर से लेकर आज तक हर हाई स्कूल का, हर पटवारी, हर असिस्टेंट कमिश्नर, हर डिप्टी कमिश्नर, आपके MPA, MNA लोगों की मिन्नतें कर करके, इसमें आइडियोलॉजी आपके, ये ना समझे खास साहब के आपके आशिक आ गए इतने ज्यादा। इनमें 10% लोग होंगे जो शायद अभी तक बेवकूफ बने हुए हैं, वरना जब भी वो दुकान पे कुछ चीज खरीदने जाते हैं मनो गालियां निकालते हैं।
बिल्कुल सर, ये तो ख़ैर ज़बरदस्ती लाए जाते हैं और तकरीबन हर पार्टी यही करती है। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब को अचानक से निकाल दिया, दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि अचानक से चीफ मिनिस्टर को कहें हट जाओ? साथ ही उस्मान बुज़दार साहब ने ये भी कहा है कि मेरे पास बहुत से राज़ हैं, अगर मैंने कोई बुक लिख दी तो वो बहुत ज़्यादा बिकेगी। होना चाहिए, राज तो हर एक के पास है, किसके पास राज नहीं है? खान साहब के आसपास जितने लोग हैं, मोहसिन बेग की स्टोरी सुन लें आप। हुँ, किस किस की स्टोरी आप देखें। मैं बल्कि मोहसिन बेग का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने सलीम साफी साहब को दिया, नहीं मुबशर लुकमान साहब को दिया। मैं हैरान था, उन्होंने कहा कि खान साहब की दोस्ती के जो भी दोस्त रहा है, खान साहब ने उसके बच्चों और बीवियों को जलील जरूर किया है। उसकी मिसाल वो दे रहे थे हुँ, कि आप देखें तो हलीम अलीम खान की वाइफ के ऊपर केसेस, जहांगीर हुँ, तरीन के बीवी और बच्चों के ऊपर केसेस, हुँ। मोहसिन बेग के बच्चों के ऊपर केसेस। और बल्कि मैं मेरे लिए जो सबसे ज्यादा तशवीशनाक था, मुबशर लुकमान साहब उसमें कह रहे थे कि जब उनको पुलिस थाने में बिठा के टॉर्चर किया जा रहा था, एक पुलिस अफसर बार बार उनकी वीडियो बना बना के किसी को हुँ, भेज रहा था। हुँ। ये रियासत मदीना। तो सर इनका फ्यूचर क्या होगा? इसलिए कि इनके ऊपर भी तो केसेस खुल जाएँगे इनके हटते ही, इस बात से तो नहीं कहीं घबराए हुए? क्योंकि अगर आपने उनकी तकरीर देखी हो, जो उन्होंने 27 मार्च को की थी, तो कई जगह पे आखिरी में मेबी आई एम रॉन्ग लेकिन मुझे ऐसा लगा खान साहब रोने लगेंगे बिल्कुल ही उनकी हालत ऐसी हो गई थी। देखें, ये जो कुछ भी है ना सियासी है, हुँ, ना जमहूरी है और ना इस्लामी है, जो कुछ भी हो रहा है। अगर इन तीनों चीजों को देखा जाए तो मेरे ख्याल में इनको चाहिए खुद ही रिजाइन दे के घर चले। लेकिन ये कि वो बिल्कुल वो आखिर तक जाना चाहते हैं। ख्वाहिश तो इनकी ये थी कि रेड जोन के अंदर ड्रामा हो और वहां पे कुछ हो। लेकिन देखें अब मैं तो ज़ाहिर है वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं और मैं इसको इंटरनेशनल तनाजर से देखता हूं। हुँ। जो कुछ भी मेरे मादरे मिलत के साथ हो रहा है, ज्यादती हो रही है। और मैं बता रहा हूं कि आगे भी जो होगा वो भी लोगों की चीखें निकालेगा। इसमें देखा जाए तो बॉटम लाइन में पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी नहीं। लेकिन सर क्या पंजाब इन्हें बचा पाएगा? जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर इन्होंने बदल दिए हैं, क्या ये इनकी कोई मदद हो पाएगी? इसलिए कि काफ लीग में भी हालांकि छोटी सी पार्टी है लेकिन कहा यही जा रहा है कि कुछ लोग किसी और तरफ हैं और कुछ लोग जो है दूसरी साइड पर हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से चौधरी परवेज लाई साहब निकल चुके हैं अपने मिशन पे लोगों को मनाने के लिए। हाँ। अब उसमें देखें रुपए भी चलेंगे, मुलाजमतें भी चलेंगी, प्रॉपर्टी भी चलेगी, सब कुछ चलेगा। मंडी जो बन चुकी है, मंडी में फिर यही होता है जब लोगों के भाव लगते हैं, वो हो बिल्कुल वही हो रहा है मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से। चौधरी परवेज लाई साहब, हालांकि उनकी अपनी सिर्फ 4-5 सीटें हैं, उसमें से भी आधी डिवाइडेड हैं। हम्म। लेकिन ये कि जोड़ तोड़ के मास्टर हैं, वो चीजों को देखें अब किस तरीके से मैनेज करते हैं या किस तरीके से वो लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। वरना अब अट्रैक्शन के लिए चीज क्या बचेगी मेरे ख्याल में, अगर देखा जाए ना मोरालिटी है, ना जमहूरियत है, ना सियासत है, ना इस्लाम है। अब आखिरी आखिरी है कि इस्लाम को जो है, इस्लाम को तस्लील किया जा रहा है, उसको ज्यादती। मैं समझता हूँ मजहब की बेस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मजहब एक ऐसा चीज होता है, लोग उसमें से सुकून ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम्म। आप वही चीज अब उनसे छीन लेंगे तो फिर वो नमाजें किस किस मुंह से पढ़ेंगे। तो सर उन्होंने जो है एमकेएम वालों ने भी इनसे शर्तें लगा दी हैं हमारे लोगों को रिहा करो हमारे ऑफिसेस खोलो और इस किस्म की बातें क्या ये पूरी कर पाएंगे? नहीं, एमक्यूएम को तो देखें, देखें वो दे रहे हैं, गवर्नरशिप दे रहे हैं सिंध की और शिपिंग की मिनिस्ट्री भी दे रहे हैं। इस वक्त तो वो हर चीज दे रहे हैं ना, जो मांगता है वो देते हैं कि वो कमजोर है। और मैं एक और बात आपको वार्न करना चाहता हूँ, आज आरजू आगे बताऊंगा कि आगे करप्शन और बढ़ेगी। जब लोगों को पता चल जाता है कि हुकूमत कमजोर है, हुकूमत बस ऐसे है कि घंटों के हिसाब से चल रही है, तो लोग फिर वो कहते हैं ना, भागते चोर की लंगोटी से, तो वो फिर लूटते हैं। अब लूट और बढ़ेगी। और मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस है कि देखा जा रहा है, हर हर इंसान देख रहा है, हर बंदे को पता है जो हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन कोई मुस्तकबिल के बारे में आगे होकर इसको ठीक करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन सर आपको लग रहा है इमरान खान की कुर्सी बच जाएगी और वो बाकी का जो टाइम रह गया उनकी गवर्नमेंट का 1 डेढ़ साल क्या वो एज अ प्राइम मिनिस्टर उसको चला पाएंगे? क्या लोग ये उनको करने देंगे और क्या ऐसा करना ठीक होगा? नहीं, जिस तरीके से उन्होंने हर चीज को फॉर सेल लगा दिया है, हम्म, पाकिस्तान इज फॉर सेल, तो उसमें तो लग रहा है कि बच जाएगी कुर्सी। जब पंजाब बेच दिया, जब सिंध की गवर्नरशिप, हर चीज तो फॉर सेल लगा दी उन्होंने। हम्म। जब आप हर चीज बेच देंगे तो फिर यही है, जाहिर है अपना टाइम तो पूरा करेंगे। और इसमें और मैं बताता हूँ, अपोजिशन के लिए तो खैर इसमें बेहतरी होगी, क्योंकि जितना अरसा गुजारेंगे और ज्यादा अनपॉपुलर होते जाएंगे। मुझे नवाज शरीफ साहब की बिल्कुल आइडियोलॉजी ठीक थी, वो कहते थे इनको रहने दो ताकि ये दोबारा आ ना सके। तो खान साहब बिल्कुल ऐसे होकर जाएंगे कि दोबारा आ नहीं सकेंगे। लेकिन ये देखे ना, जिस तरीके से पंजाब में इन्होंने अपनी कुर्बानी खुद ही दे दी।
अब पंजाब की चाबियां काफ लीग के हाथों में दे दी तो जाहिर है वो मेरा मकसद वो नुकसान इनको भी पहुंचाएंगे, नून लीग को भी पहुंचाएंगे, लेकिन इनका भी तो नुकसान है, इनका सफाया हो जाएगा। और नून लीग का तो फिर जो है वो वोट बैंक है वहां पे, वो तो फिर फाइट करेगी, लेकिन पीटीआई खत्म हो जाएगी। बल्कि बुजदार साहब या जिस दिन ये दूसरे लोग निकलेंगे ये समझेंगे पीटीआई इज डन ओवर विद द पंजाब। लेकिन सर साथ ही साथ अपोजिशन बहुत जो है वो हमें लग रहा है कि कॉन्फिडेंट है। जरदारी साहब आप जानते हैं कि काफी इस चीज में माहिर है कि कैसे हैंडल करना है, और अभी सारी चीजें देख भी वही रहे हैं। तो फिर वो इतने कॉन्फिडेंट हमें क्यों नजर आ रहे हैं अगर यहाँ पर इतना कुछ बदल रहा है तो? देखिए काफ लीग का निकलना जो है वो जरदारी साहब की सिचुएशन को वीक करता है, क्योंकि इसमें गारंटर जो थे वो जरदारी साहब थे, जो काफ लीग वालों की डील। तो इसमें और जिस तरह मैंने बताया है कि हुकूमत में जो लोग बैठे होते हैं उनके पास बेचने के लिए बहुत कुछ होता है। अपोजिशन के पास सिर्फ इस वक्त क्या है, टिकटें हैं फ्यूचर की। देखिए ना आप, मैं इसको आपको आसानी बता देता हूँ, काफ लीग वालों ने भी क्या किया। परवेज, एक चीज आपको आज शाम को दी जा रही है, दूसरी चीज का वादा हो के साल बाद देंगे हम, तो ज्यादातर लोग किसको प्रेफर करेंगे? आज शाम को जो मिल रहा है वो। परवेज लाई साहब ने भी तो अभी उन्होंने उड़ती नहीं पकड़ी, वो जो हाथ में है वो ले ली उन्होंने। तो इसी तरीके से जितने एमएनए के घरों में पैसे जाएंगे, जिनके बच्चों को मुलाजमतें दी जाएंगी, जिनको वाद जो फौरन चीज दी, अपोजिशन तो फ्यूचर देना चाहती है ना, वो तो टिकटें फ्यूचर के इलेक्शन की दे रही है। लेकिन आज जो है पीटीआई आज शाम को कैश दे रही है, तो लोग क्या अगर मैं भी हूंगा तो मैं भी आज शाम को कैश ले लूंगा। फ्यूचर किसने देखा है? तो जाहिर है उसमें आके जिस तरीके से इन्होंने रियासत मदीना के सौदे शुरू कर दिए, बेचना शुरू कर दिया, तो जाहिर है ये तो अपना टाइम पूरा करेंगे, क्योंकि हुकूमत में है, इस्लामाबाद में बैठे हैं, इनके पास बेचने के लिए बहुत कुछ है, और उनके पास बेचने के लिए सिर्फ फ्यूचर के टिकट है। लेकिन सर आप जैसे अमेरिका में हैं और बाकी दुनिया जो है अमेरिका समेत वहाँ के लोग, वहाँ की गवर्नमेंट्स, बाकी दुनिया की कंट्रीज जो हैं, वो अगर इमरान खान साहब रह भी गए तो क्या वो इज्जत मिल सकेगी कि कोई उनको इनवाइट करे या कोई यहाँ पर आए उनसे बात करे एज अ हेड ऑफ स्टेट? क्या इज्जत रह जाएगी? इज्जत तो पहले ही कोई ना। देखें, मैं पर्सनल एक चीज बताता हूँ आपको, जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किसी भी लीडर के खिलाफ पेश कर दिया जाता है, इनके पास कोई जवाब नहीं था कि वो आईसी में जाके तकारीर करते। आप ये सोचें, जो जो 57 लोग इनके सामने बैठे हुए थे वो क्या सोच रहे होंगे कि इस बंदे का फ्यूचर तो है नहीं, शायद आज है तो कल है। वो क्या रिस्पेक्ट होगी? उसके बाद फिर जलसे करना, जुलूस करना। तो लेकिन ये कि किसी को एहसास हो, कोई एडवाइजर मुखलस हो तो बताए ना कि आप पॉपुलैरिटी लूज कर चुके हैं, खुदारा ये काम ना करें। और दूसरा, अमेरिका के हवाले से, अमेरिका को आपकी जरूरत नहीं रही अब। अमेरिका को इंडिया सर्व बेटर कर रहा है चाइना के साथ। और अब देखें और बात कि अगले दिन चाइना का प्रीमियर चला गया इंडिया, आपकी तो जरूरत उनको भी नहीं रही अब। मैं पहले भी ये कहता था, चाइना के भारत के अंदर एक ऐसा ग्रुप मौजूद है जो ये चाहता है कि चाइना के साथ हम 1 to 1 खुद ही अपने रिलेशनशिप बेहतर करें। उसकी वजह ये है कि चाइना को कस्टमर चाहिए भारत, और भारत को वो समझते हैं कि इज ए इंटरनेशनल प्लेयर, इज अ पावर इन द रीजन, इकोनॉमी ठीक है, लोग सीरियस है। तो चाइना और भारत आपस में नजदीक आए हैं, इसमें आपकी फॉरेन पॉलिसी की फ्लेवर है, आपके गुब्बारे से हवा निकलनी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, लेकिन ये सर देखते हैं कि क्या होता है इनके, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिन, जिस दिन वोटिंग होगी तब क्या होता है, क्योंकि अपोजिशन अभी भी काफी कॉन्फिडेंट है और पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से तादाद उनके पास ज्यादा हो जाए जो इमरान खान के खिलाफ वोट दें, जिसमें पीएमएलक्यू के भी 1-2 मेंबर्स या मैंने, एक तो खैर पार्लियामेंटेरियन उनके हैं ही पीएमएलक्यू के जिन्होंने रिजाइन किया रिसेंटली। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया है। आई होप कि जल्दी आपसे फिर मुलाकात हो, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपको जहमत देंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।